स्वागत है आपका स्टार एग्जाम्पल पे। दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे भारत की नदियां। दोस्तों भारत में मुख्यतः दो प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। पहला होता है प्रायद्वीपीय नदी और दूसरा होता है हिमालय नदी। अब हम प्रायद्वीपीय नदी किसे कहते हैं उसको हम समझेंगे। प्रायद्वीपीय नदी जो नदियां पठारों और पर्वतों से रिस करके एक नदी का निर्माण करती हैं उसको हम जो है प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। और जो नदियां हिमालय के शिवालिक श्रेणियों से निकल करके बहती हैं उसको हम हिमालय नदी कहते हैं। हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तीन ही नदियां हैं और बाकी सभी नदियां जो है इन तीन नदियों के ही सहायक नदी कहलाती हैं। पहला जो है हिमालय से निकलने वाली जो नदी है वो गंगा नदी है। दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। अब गंगा नदी के बारे में जानेंगे। गंगा नदी जैसे सभी एग्जामों में जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी एग्जाम में गंगा से संबंधित या नदी से संबंधित एक या दो प्रश्न अवश्य आ जाता है। तो आज हम समझेंगे कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड के गंगोत्री से निकल करके उत्तर प्रदेश में आती है और उत्तर प्रदेश के बाद जो है यह चली जाती है बिहार में और बिहार के बाद यह झारखंड में और झारखंड के बाद ये पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के रास्ते से यह कहां घुस जाती हैं बांग्लादेश में। कभी बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का हिस्सा रहा करता था, मैं आगे बतलाऊंगा। यह जो है बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश के बाद अंत में यह नदी गंगा नदी जो है यह कहां जाकर के हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को आप जानते ही होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है चीन से यह नदी आती है। चीन के रास्ते से तिब्बत होते हुए नदी भारत में आती है और चीन ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के मात्र दो राज्यों से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश के बाद असम होते हुए यह नदी भी अंत में आकर के कहां मिल जाती है हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में भी नदी विलीन हो जाती है। यह गंगा नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में ही आके गिरती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी बंगाल की खाड़ी में ही आके गिरती है। यह सिंधु नदी बंगाल की खाड़ी में आके नहीं गिरती, अरब सागर में हिंद महासागर के ही अंतर्गत आता है। अरब सागर हिंद महासागर में ही जाकर के यह सिंधु नदी भी गिरती है अरब सागर में। सिंधु नदी जो है यह सिंधु नदी से आप वाकिफ ही होंगे। सिंधु नदी जो है लद्दाख, भारत के लद्दाख और हाल ही में जिस राज्य का निर्माण किया गया है जम्मू कश्मीर को काट करके एक राज्य बनाया गया लद्दाख, उसी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रास्ते से होते हुए यह चली जाती है पाकिस्तान। सिंधु जो है अपने साथ और भी नदियों को लेकर जाती है जैसे जो है सतलज, रावी, चिनाब, इन नदियों को अपने साथ लेकर के पाकिस्तान चली जाती है। और सिंधु का अधिकांश हिस्सा जो है पाकिस्तान में बहता है और पाकिस्तान से होते हुए हैदराबाद, यह जो है हैदराबाद, जैसे कि हैदराबाद जो है कि भारत में भी है। हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद भारत में भी और एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। तो उस हैदराबाद, पाकिस्तान वाले हैदराबाद से होते हुए अंत में आकर के कहां गिर जाती है अरब सागर में गिर जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी प्रणाली, उसके बाद मैं आपको बाद में बतलाऊंगा पढ़ाऊंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और सिंधु नदी प्रणाली। आज हम शुरू करेंगे गंगा नदी प्रणाली। गंगा नदी जो है गंगा से संबंधित सभी प्रश्नों को आप एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषाओं में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, पहला यह चीज हो गया कि गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसको आप समझ लेंगे। गंगा नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां किस स्थान पे आकर के गंगा में मिलती हैं इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। गंगा नदी किस किस प्रदेश में कितने किलोमीटर की यात्रा तय करती है, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको आगे मिलेगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे गंगा नदी प्रणाली। गंगा नदी प्रणाली को हम समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि गंगोत्री से एक नदी निकलती जिसका नाम है, यहां पे हो जाएगा गंगोत्री। गंगोत्री से एक नदी निकलती है भागीरथी निकलती है। और यहां बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यहां बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। जिसका नाम है क्या बाबू, अलकनंदा। और अलकनंदा नदी निकलती है बद्रीनाथ से और गंगोत्री से निकलती है भागीरथी। अलकनंदा यानी कि बद्रीनाथ से कुछ दूरी पर एक और नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। कौन सी गंगा बाबू, धौली गंगा। थोड़ा सा राइटिंग मेरा कमजोर है, यानी कि राइटिंग मेरा थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं है व्हाइट बोर्ड पे, बाकी मेरा राइटिंग ठीक है, अपने आप में समझता हूं।
लेकिन मेरा जो राइटिंग जो व्हाइट बोर्ड बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको राइटिंग से बहुत विशेष तो मतलब है नहीं। आप ये समझिए कि मैं क्या समझा रहा हूं, यह समझ लीजिए, राइटिंग से बहुत विशेष मतलब नहीं होता है। धौली गंगा नदी निकलती है और वह नदी धौली गंगा नदी जो है आकर के कहां मिलती है? अलकनंदा नदी में। और किस जगह मिलती है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो विष्णु प्रयाग पे आकर के विष्णु प्रयाग में आकर के धौली गंगा अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इस धौली गंगा के ही बगल से एक और नदी निकलती है जिस नदी का क्या नाम है? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा नदी में ही आकर के मिल जाती है। और किस जगह मिलती है तो इसको भी हम समझेंगे नंद प्रयाग में यह नदी आकर के गंगा में अलकनंदा में मिल जाती है। अलकनंदा नदी में मिलने के बाद यहीं से नंदाकिनी नदी के बगल से ही एक और नदी निकलती है जिसका नाम है पिंडार गंगा। और पिंडार गंगा जो है पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। पिंडार गंगा से यह नदी निकल करके आती है और यह भी कहां मिल जाती है? कर्णप्रयाग में। किस जगह में बाबू? कर्णप्रयाग में आकर के इस अलकनंदा नदी में मिल जाती है। उसके बाद आगे फिर बढ़ेंगे तो केदारनाथ से एक नदी आती है। केदारनाथ की यात्रा करने आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे इस नदी को। केदारनाथ से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है मंदाकिनी। यह नदी जो है यह आकर के किस जगह मिलती है तो इस चीज को समझेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आकर के यह मंदाकिनी नदी मिल जाती है। किस जगह पे? रुद्रप्रयाग में। अब समझिए फिर से एक बार आसान भाषाओं में, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी। और इस अलकनंदा नदी में 4 नदियां आकर के मिलती हैं। और किस किस जगह पे मिलती है मैं बतला दिया हूं। धौली गंगा निकलती है तो आकर के विष्णु प्रयाग जगह पे अलकनंदा नदी में मिल जाती है। नंदाकिनी नदी निकलती है तो नंद प्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिल जाती है। पिंडार गंगा जो है निकलती है तो कर्णप्रयाग में आकर मिल जाती है। केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी, वह रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। अब यह नंदा नदी और इधर से भागीरथी मिलती है किस जगह पे? देवप्रयाग में। समझिएगा, देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में ही इस नदी का नाम और पड़ता है गंगा। क्या पड़ता है? इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। यहीं से भागीरथी, आपसे पूछा जाए कि गंगा का नाम किस जगह पे गंगा पड़ता है तो आप कहिएगा देवप्रयाग। और किन 2 नदियों के मिलाप से गंगा नदी का निर्माण होता है तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो देवप्रयाग में कौन सी नदी बन जाती है? गंगा। अब यदि आपसे कोई पूछे कि गंगा का उद्गम स्थान क्या है तो उद्गम स्थान आप देवप्रयाग मत बताइएगा, उद्गम स्थान गंगोत्री है। गंगा का उद्गम स्थान क्या है? गंगोत्री है। और यह जो है देवप्रयाग से गंगा का नाम इसको मिलता है। और देवप्रयाग से थोड़ी सी आगे यह नदी आती है किस जगह पे? ऋषिकेश में। ऋषिकेश के बाद थोड़ी सी और आगे आती है किस जगह पे? हरिद्वार में जब यह नदी आती है तो यहीं से गंगा जो है मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। यानी कि हरिद्वार के इधर जितनी भी जो है कि गंगा का ट्रेवल या इनकी यात्रा होता है वो एक पहाड़ों के बीच में उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर के गंगा नदी गुजरती हैं। लेकिन हरिद्वार के बाद यह नदी जो है समतल स्थानों पे, एकदम एक बराबर स्थानों पे जो है मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती हैं। पहाड़ों के बीच में अब इनको गुजरना नहीं है। और हरिद्वार से ही एक नहर भी निकाली गई, इस गंगा नदी से ही काट करके एक नदी निकाली गई है। जैसे कि जब हरिद्वार में आप जाएंगे तो वहां पे हरि की पौड़ी लोग स्नान करने जाते हैं, हरि की पौड़ी। और हरि की पौड़ी से ही एक नहर निकाली गई है जिस नहर का नाम है ऊपरी गंगा
नहर। आज आप गंगा से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। गंगा कहां से उत्पन्न होती है और कहां जाकर के नष्ट होती हैं और किन प्रदेशों में कितनी की ट्रैवल करती हैं, सभी चीजों को मैं समझाऊंगा। हरिद्वार के बाद यह नदी जो है बिजनौर पहुंचती है, बिजनौर। अब जो है उत्तराखंड क्या हो गया, खत्म हो गया, हरिद्वार तक ही उत्तराखंड है। हरिद्वार के बाद जब बिजनौर पहुंचती है तो यह नदी किस प्रदेश में पहुंच गई, उत्तर प्रदेश में। और यह गंगा नदी जो है, यहां से समझिए हरिद्वार तक यानी कि उत्तराखंड में गंगा नदी टोटल कितने किलोमीटर की ट्रेवल करती है, यानी कि यात्रा करती है, तो 310 किलोमीटर का। कितने बाबू, 310 किलोमीटर का। 310 किलोमीटर जो है उत्तराखंड में गंगा बहती हैं। अब इसके बाद बिजनौर से आप समझिए कि आ जाती है नरौरा में। नरौरा में एक डैम है, यानी कि बांध है। और नहीं, बिजनौर पहले समझिए, बिजनौर में भी एक नहर निकाली गई है। बिजनौर में भी गंगा नदी से एक नहर निकाली गई है, जिस नहर का नाम है मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा नहर। और उसके बाद नरौरा में आती है, तो नरौरा डैम से काट करके एक और नहर को बहाया गया है, जिस नहर का नाम है निचली या निम्न। निम्न का मतलब ही होता है नीच, यानी कि निचली या निम्न गंगा नहर। इन तीनों नहरों का निर्माण जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कराई थी। 1836-37 में इस क्षेत्र में भीषण अकाल आया था, इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि इस क्षेत्र में एक नहर का निर्माण कराना चाहिए, जिससे कि यहाँ के क्षेत्र की जो भी भूमि है उसकी सिंचाई हो सके। तो इन तीनों नदियों का निर्माण जो है अंग्रेजों ने ही कराया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नरौरा के बाद आ जाते हैं फर्रुखाबाद। और फर्रुखाबाद के बाद आ जाते हैं कन्नौज में। फर्रुखाबाद के बाद कहां आती है गंगा नदी बहते हुए, कन्नौज में। इससे कन्नौज, और कन्नौज में ही इस गंगा नदी में एक नदी आकर के मिलती है, जिस नदी का नाम है रामगंगा। यदि आपसे प्रश्न आए कि कन्नौज में गंगा नदी से कौन सी नदी आकर के मिलती है, तो आप कहिएगा कि रामगंगा नदी जो है कन्नौज में आकर के मिलती है। अब आपसे यदि पूछा जाए कि ऋषिकेश किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे बसा है। हरिद्वार किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे बसा है। बिजनौर किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे बसा है। नरौरा किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सारे आगे तक मैं चलूंगा, ये सभी शहर जो हैं गंगा नदी के किनारे बसे हैं। अब कन्नौज से हम आ जाते हैं कानपुर। और कानपुर के बाद आ जाते हैं हम फतेहपुर के बाद जो है हम लोग आ जाते हैं प्रयागराज में। हाँ, प्रयागराज को आप जानते हैं, प्रयागराज का ही पुराना नाम इलाहाबाद है। और इलाहाबाद, इस शहर का नाम इलाहाबाद रखने का श्रेय जो है वो अकबर को जाता है। अकबर ने एक धर्म की स्थापना किया था, जिस धर्म का नाम था दीन ए इलाही, और उसी धर्म के अनुसार इस शहर का नाम रखा था इलाहाबाद। कौन सा शहर नाम रखा था, इलाहाबाद। और इसी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में 3 नदियां आकर के मिलती हैं। प्रयागराज को त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिवेणी जी लोग स्नान करने जाते हैं, नेपाल में त्रिवेणी नहर बहती है, लेकिन वहां पे 3 नदियों का मिश्रण है, लेकिन यहां भी इसको भी त्रिवेणी कहते हैं। इस प्रयागराज को भी त्रिवेणी कहते हैं और संगम भी कहते हैं। 3 नदियों के मिलाप को हम लोग क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। यहाँ पे 3 नदियां जो हैं आकर के प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में 3 नदियां आकर के मिलती हैं। यह गंगा आप देख ही रहे हैं, गंगा स्टेप बाय स्टेप आकर के प्रयागराज आ गई। इधर से एक यमुना नदी आती है, यानी कि वह जो है इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदी, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो गंगा तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है, यमुना भी मैं अभी दिखाऊंगा प्रत्यक्ष रूप से आती है, लेकिन सरस्वती नदी वहां पर दिखती नहीं है। लेकिन शास्त्रों में माना गया है कि यहाँ पे 3 नदियां आकर के मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं समझाऊंगा कि यमुनोत्री से निकल करके यमुना आकर के प्रयागराज में मिलती है। यही से
यमुनोत्री से एक नदी निकलती है, यमुनोत्री से एक नदी निकलती है, कौन सी? उत्तराखंड से ही, उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकल करके एक नदी आती है जिसका नाम है क्या? यमुना। और इस यमुना में जब अब चलती है तो उसके बाद समझेंगे, यह जो यमुनोत्री से एक नदी आती है जिसका नाम है यमुना, तो आप समझेंगे इस चीज को कि जब यमुनोत्री जो है उत्तराखंड से निकलती है तो सबसे पहले हरियाणा राज्य में जाती है। कहां जाती है? हरियाणा राज्य में। और हरियाणा राज्य के किस जगह पे जाती है? सोनीपत में। सोनीपत। सोनीपत के बाद यह नदी कहां चली जाती है? पानीपत में। पानीपत। पानीपत भी कहां है? हरियाणा में ही है। और पानीपत के बाद यह नदी कहां चली जाती है? दिल्ली में। और आपसे यदि कोई पूछे कि दिल्ली किस शहर के किनारे बसा हुआ है, तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि दिल्ली में आ जाती है। यदि कोई प्रश्न करे कि पानीपत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे। सोनीपत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यमुना नदी के किनारे। हाँ, वही दिल्ली जहां पे अरविंद केजरीवाल की सरकार है। और इस यमुना नदी को सफाई कार्यों के लिए, स्वच्छता के लिए अरविंद केजरीवाल बहुत ही एक्टिव रहते हैं और हमेशा यमुना की सफाई के लिए वह एक नए नए कार्यों का कार्यान्वित करते रहते हैं। दिल्ली के बाद यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में आती है। किस जगह पे? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में आती है। और गौतम बुद्ध नगर में ही एक नदी आकर के मिलती है इस यमुना से। इस यमुना नदी में एक नदी आकर के मिलती है जिस नदी का नाम है हिंडन नदी। हिंडन नदी। उसके बाद थोड़ी सी और आगे आने पर यहाँ पे 4 नदियां आकर के मिलती हैं। अभी तक मैं जितनी भी नदियों की चर्चा किया हूं, ये सभी नदियां जो है हिमालय नदी की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन इसमें 4 नदियां जो है आकर के यमुना नदी में मिलती हैं। वह चारों नदियां जो हैं हिमालय नदी नहीं है, वह पठारी नदियां हैं, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती हैं। पहला है चंबल। चंबल के बाद है आपका बेतवा। बेतवा के बाद है यह हो गया आपका केन। और केन के बाद यह बेतवा नहीं, सॉरी, यह आपका सिंधु नदी है। सिंध नदी। और यह है बेतवा। बेतवा नदी। और यह आपका केन नदी। यह चारों नदियां जो हैं यमुना नदी में आकर के मिलती हैं। और उसके बाद यह यमुना सैर करते हुए, ट्रैवल करते हुए प्रयागराज में आकर के मिल जाती है। और प्रयागराज को हम संगम भी कहते हैं। संगम इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 नदियों के मिलाप को हम संगम कहते हैं। तो गंगा इधर से आई, यमुना इधर से आई। 2 नदियां तो हमको आंखों से दिखाई दे रही है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं दी जाती है। शास्त्रों में माना गया और हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे सरस्वती नदी भी आकर के मिलती है। अब प्रयागराज के बाद यह नदी कहां जाती है? मिर्जापुर। और मिर्जापुर के बाद यह नदी पहुंच जाती है कहां? वाराणसी में। वाराणसी। और वाराणसी के बाद यह नदी पहुंचती है गाजीपुर में। गाजीपुर में नदी पहुंचती है। और गाजीपुर में ही एक नदी जो है यह आती है, कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती नदी। गोमती नदी आकर के मिल जाती है। और गोमती नदी, उसके बाद गाजीपुर से हम लोग पहुंचते हैं छपरा में। छपरा। और छपरा में जब यहां से अब उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो गई, अब हम लोग किस में चल रहे हैं? बिहार में चल रहे हैं। तो यह जो है 1140 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं। किसमें? उत्तर प्रदेश में। और गाजीपुर में एक नदी आकर के मिलती है, गोमती नदी। गोमती नदी को आप जानते होंगे। लखनऊ शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे लखनऊ शहर बसा है। अखिलेश सिंह यादव को आप जानते होंगे, योगी जी से पहले जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट का सुंदरीकरण कराया था।
तो गोमती रिवर फ्रंट पे आप लखनऊ में है, आप जानते भी होंगे। यह गोमती नदी जो लखनऊ से हो करके आती है और गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ही आकर के विलीन हो जाती है। इसके बाद है छपरा, और छपरा में ही एक नदी आकर के मिलती है इधर से। कौन सी नदी? छपरा और गाजीपुर के बीच में ही एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है घाघरा। घाघरा, घाघरा नदी से आप वाकिफ होंगे। घाघरा नदी जो है, घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। यही नदी जो है जब उत्तर प्रदेश में रहती है तो सरयू नदी, सरयू नदी में लगभग हमको अनुमान है कि आप सभी लोग स्नान किए होंगे। जब यदि अयोध्या जी यानी कि फैजाबाद गए होंगे, राम जी का जहां जन्म हुआ था, यदि वहां आप गए होंगे तो वहां पे उन्हीं के राम जन्मभूमि के यानी कि मंदिर से एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है सरयू नदी, यानी कि हम लोग सरयू घाट कहते हैं और जाते हैं तो हम लोग सरयू माँ के नदी में स्नान करते हैं। तो वहां पे एक नदी बहती है सरयू नदी, और उसी वही नदी जो है छपरा में आकर के जब मिलती है तो बिहार में जब पहुंचती है तो उस नदी को हम लोग घाघरा कहते हैं। हम लोग जैसे सरयू जी कहते हैं, उस नदी को क्या कहते हैं? सरयू जी। और गंगा को हम लोग क्या कहते हैं? गंगा जी। मथुरा को हम लोग कहते हैं मथुरा जी। अयोध्या को कहते हैं मथुरा जी। प्रयाग को कहते हैं प्रयाग राज। तो यह सब सभी चीजों जो है यह भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, भारत की परंपरा है कि भारत को ऐसे नहीं अनेकता में एकता कहा गया है। भारत में ऐसे नहीं अनेकता में एकता कहा गया है, भारत की परंपरा रही है। भारत जो है पौधों को भी जी लगा के संबोधित करता है, पशुओं को भी माता कहता है। गाय को हम लोग माता कहते हैं, गाय को क्या कहते हैं? गौ माता। और हम तुलसी के पौधे को हम तुलसी जी कहते हैं, और स्थानों को भी हम जी के नाम से संबोधित करते हैं, जैसे मथुरा जी, अयोध्या जी। इन सभी चीजों को यह भारत की संस्कृति रही है। और छपरा के बाद ही ये घाघरा, समझ गए ना, घाघरा को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी से जाना जाता है। यही सरयू नदी जो है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से होते हुए, देवरिया जिला के बरहज से होते हुए आकर के छपरा में आकर के मिल जाती है। और गाजीपुर और छपरा के बीच में भोजपुर के आसपास, यह भोजपुर के रास्ते जो है ना, भोजपुर के रास्ते ही गंगा जो है बिहार में प्रवेश करती है। भोजपुर के रास्ते, यदि आपसे पूछा जाए कि बिहार में किस स्थान से गंगा जो है, किस स्थान से गंगा जो है बिहार में प्रवेश करती है, तो भोजपुर से गंगा बिहार में प्रवेश करती हैं। और भागलपुर से, बिहार के भागलपुर से गंगा निकल जाती हैं। तो छपरा में ही, छपरा और गाजीपुर के बीच में भोजपुर के ही आसपास एक नदी आती है जिसका नाम है कर्मनासा। अब जहां पे इस गंगा नदी को हम लोग, जहां पे गंगा नदी को हम लोग पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, जानते हैं, वहीं पे इस कर्मनासा नदी को हम लोग अपवित्र नदी के नाम से जानते हैं। बिहार में या पूरे भारत में इस कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान कर लेने से व्यक्तियों के अच्छे कर्मों का नाश हो जाता है, इसीलिए इस नदी का कर्मनासा नदी नाम दिया गया। ये कर्मनासा नदी जो है कुछ किलोमीटर दूर तक उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा साझा करती है, यानी कि इधर उत्तर प्रदेश रहेगा और इधर बिहार रहेगा। उसके बाद छपरा से हम लोग आ जाते हैं पटना में। पटना, और पटना में एक नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी? छपरा और पटना के बीच में दानापुर स्थान पे, पटना जिला में ही जाकर के यह नदी मिलती है। कौन सी नदी? सोनपुर नदी। सोनपुर नहीं, सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी किस जगह मिलती है? दानापुर। दानापुर स्थान पे एक नदी मिलती है जिसका नाम है सोनपुर। सोनपुर के बाद जो है यहीं पे एक और नदी आती है, पुनपुन नदी। पटना के पास ही पुनपुन, और ये पुनपुन नदी कहाँ मिलती है? पटना जिला में ही जाकर के मिलती है। गंगा में जाकर के यह नदी मिल जाती है। किस जगह पे? फतुहा पे। फतुहा एक जगह का नाम है, फतुहा। फतुहा के पास पटना जिला में जाकर के गंगा में एक नदी मिल जाती है जिस नदी का नाम है पुनपुन। पुनपुन। अब यहां आ जाती है, पटना से हम लोग आ जाते हैं हाजीपुर।
आप लोग यदि बिहार गए होंगे तो हाजीपुर से पटना जाने के लिए एक पुल को पार करना पड़ता है, और उस पुल को पार करने के लिए लगभग आधा घंटा का, 4 व्हीलर में यदि आप बैठे हैं तो भी आधा घंटा का समय लग जाता है। मैं तो गया हूं, और इसी ब्रिज का नाम दिया गया है, इसी ब्रिज का नाम दिया गया महात्मा गांधी सेतु पुल। विश्व का सबसे लंबा यदि पुल है तो यही है, पटना और हाजीपुर के बीच में एक पुल है जिसका नाम है महात्मा गांधी सेतु पुल। उसके बाद हाजीपुर के बाद जो है आता है आपका भागलपुर। भागलपुर जो है बिहार का अंतिम जिला है, बिहार का अंतिम जिला, अंतिम पूर्वी जिला है। इसके बाद जो पश्चिम बंगाल चालू हो जाता है, और यहीं पर एक हाजीपुर और भागलपुर के बीच में एक नदी आकर के मिलती है, जिस नदी का नाम है फल्गु नदी। फल्गु नदी आप जानते होंगे, फल्गु नदी, और इस फल्गु नदी को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है, निरंजना नदी के नाम से, जहां पे गौतम बुद्ध भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया है बोध गया में गौतम बुद्ध भगवान ने क्या किया है, ज्ञान प्राप्त किया है। और उसी बोध गया के रास्ते से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है फल्गु नदी। यानी आपसे यदि प्रश्न आए कि गौतम बुद्ध भगवान ने किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति किए, तो फल्गु नदी के किनारे वो जो है ज्ञान की प्राप्ति की है। और फल्गु नदी का एक अन्य नाम भी है निरंजना नदी। और इसी फल्गु नदी या निरंजना नदी में एक छोटी नदी आकर के मिलती है, इसी में मिल जाती है बोध गया के आसपास, जिसका नाम है मोहनी नदी मिलती है। फल्गु नदी भी हाजीपुर और जो है भागलपुर के स्थान पे आकर के मिल जाती है। उसके बाद जो है बोध गया के बाद हम लोग हाजीपुर के बाद भागलपुर हो गया। भागलपुर के बाद इसके बाद इधर से भी यह जितने भी नहर में नदी में दिखला रहा हूं, वो सभी नदी क्या हैं, प्रायद्वीपीय नदी हैं, यानी कि पहाड़ों से पानी रिस करके आई हैं और वो एक नदी का निर्माण कर रही हैं, यमुना को छोड़ करके। यह चंबल, सिंधु, बेतवा सब प्रायद्वीपीय नदी हैं, और यह कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु नदी, ये सारे चीज जो हैं ये कौन सी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदी। पठारों से रिस करके पानी आता है और एक नदी का निर्माण करता है। यहीं पे एक और नदी बहती है, अगर देखा जाए तो भागलपुर के पास एक और नदी आती है जिसका नाम है किऊल, और यहीं से एक और नदी आती है जो भागलपुर के ही पास मिलती है जिसका नाम है अजय। अब ये सारी नदी, जैसे सोन नदियां जो है ना, यह मध्य प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से सोन नदियां आती हैं। ये सभी नदियां जो है लाल बालू के लिए जानी जाती है। लाल बालू समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग मोरंग बालू कहते हैं। यह छपरा से लेकर के और एक जो है कि पटना, हाजीपुर, भागलपुर, इन सभी इधर से आने में जितनी भी नदियां हैं वो लाल बालू के लिए जानी जाती हैं। यहाँ पे सभी नदियों में लाल बालू यानी कि मोरंग बालू निकलता है। सफेद बालू का हम लोग, हमारे यहाँ देवरिया जिला यानी कि यहाँ पे हम लोग सफेद बालू को, मोरंग को हम लोग लाल बालू कहते हैं, और सफेद को जो है हम लोकल बालू कहते हैं। तो यहीं से इन्हीं 5-6 नदियों से जो है लाल बालू आता है। और भागलपुर के बाद अभी मैं आगे बढ़ूंगा, फिर इधर से मैं समझा रहा हूं कि कौन कौन सी नदियां आती हैं। घाघरा के बाद एक नदी आती है पटना के पास, पटना में ही एक नदी आकर के मिलती है जिस नदी का नाम है गंडक नदी। यह गंडक नदी जो है ना, नेपाल से हो करके बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार के पश्चिमी चंपारण, बेतिया से होते हुए यह आ जाती है कहां पे, पटना में आकर के मिल जाती है। और यहीं पे फिर इन्हीं के साथ एक और पश्चिमी चंपारण से एक और नदी, नेपाल से पश्चिमी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से होते हुए गोपालगंज और सिवान के रास्तों से होते हुए एक नदी पटना में आकर के मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी गंगा। उसके बाद जो है कि आप हाजीपुर और भागलपुर के बीच में एक नदी आकर के मिलती जिसका नाम है कोसी नदी। आपको मैं बतला दूं कि कोसी नदी को ही बिहार में शोक नदी के नाम से जाना जाता है, प्रलय नदी के नाम से जाना जाता है। इसलिए कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है।
कोसी नदी इस साल किसी दूसरे मार्ग जा रही है तो अगले साल अपना मार्ग बदल देती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में बहुत अधिक कटान होता है और बाढ़ की आशंका बढ़ी रहती है और कभी कभार बहुत भीषण बाढ़ से यह क्षेत्र जो है प्रभावित हो जाता है। तो कोसी नदी को ही हम बिहार की शोक नदी के नाम से जाना जाता है। और इस कोसी नदी में एक जो है कि कमला नदी आकर के ही भी मिल जाती है। कौन सी नदी? कमला नदी। और एक कमला नदी, जितने भी मैं नदियां इधर दिखला रहा हूं, सारी की सारी नदियां नेपाल से, हिमालयन से निकल करके नेपाल के रास्तों से होकर के आती है। तो कमला नदी, कमला नदी। अब कमला नदी के बाद एक और नदी आती है जिसका नाम है बागमती। कौन सी? बागमती। यह दो नदियां जो है कोसी में आके मिल जाती है और उसके बाद यहां से कोसी जो है रुद्र रूप धारण कर लेती है, विशाल रूप धारण कर लेती है और कोसी जो है बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। इसी भागलपुर से थोड़ी सी आगे एक नदी और आकर के मिलती है जिसका नाम है महानंदा नदी। महानंदा नदी। महानंदा नदी मैं इसलिए बता रहा हूं कि महानंदा नदी, इसको महानदी मत समझिएगा। महानदी जो है उड़ीसा में बहती है और उड़ीसा के रास्तों से होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में बहती है। तो महानदी पूरे भारत की जितनी भी नदियां हैं, दो जगह कंफ्यूजिंग होता है, महानंदा नदी और महानदी में। तो महानंदा नदी जो है बिहार से होते हुए बिहार में बहती है और महानदी जो है उड़ीसा में बहती है। दूसरी नदी जो है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है यह मध्य प्रदेश से आकर के यमुना में मिलती है। और सिंधु नदी जो है कहां से बहती है? सिंधु और सिंध में अंतर है और महानंदा और महानदी में भी अंतर है। उसके बाद भागलपुर से यह नदी जो है आगे जब बढ़ती है तो आ जाती है साहेबगंज में। साहेबगंज। और ये साहेबगंज कहाँ है? तो साहेबगंज जो है यह आपका पड़ता है, यहीं से बिहार पहले खत्म, एक मिनट रुक जाइए, यहीं से बिहार जो है आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? बिहार खत्म हो गया। और बिहार में टोटल ट्रैवल करती है 455 किलोमीटर का। कितने का? 455 किलोमीटर गंगा जो है बिहार में ट्रेवल यानी कि यात्रा करती हैं। उसके बाद भागलपुर से साहेबगंज आ जाती हैं। साहेबगंज जो है कहां पड़ता है? झारखंड में। और झारखंड में नदी जो है लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं। अब उसके बाद झारखंड के बाद यह नदी आ जाती है पाकुर में। और पाकुर के बाद यह नदी आ जाती है फरक्का में। फरक्का में नदी आती है और यह पश्चिम बंगाल में। झारखंड के बाद पाकुर और फरक्का जो है पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल में नदी जो है 540 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं। 540 किलोमीटर नहीं, सॉरी 540 नहीं, 520 किलोमीटर। 520 किलोमीटर की यात्रा तय करती हैं। और उसके बाद फरक्का से ही यह नदी जो है कहां चली जाती है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद अब भारत समाप्त हो जाता है। कहां चला जाता है? पश्चिम बंगाल के बाद ही पश्चिम बंगाल के बाद कहां चली जाती है? बांग्लादेश में यह नदी प्रवेश कर जाती है। और जब यह नदी जो है बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। पद्मा नदी। अब थोड़ा सा इसको आप अगर नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको यहां से मिटाऊंगा, आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं यहां से शुरुआत करूंगा फिर फरक्का से। यह यमुना नदी श्रेणी को मैंने मिटा दिया। अब मैं फरक्का से शुरुआत कर रहा हूं। फरक्का से यह नदी जो है यह एक नदी इधर आ जाती है, कोलकाता चली जाती है। किस जगह चली जाती है? कोलकाता। और इस नदी का क्या नाम है? हुगली नदी। अब आपसे यदि पूछा जाए कि हुगली नदी किस शहर के किनारे से गुजरती है, यानी कोलकाता। यदि आपसे पूछा जाए कोलकाता शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो हुगली। और फरक्का से ही यह नदी जो है किसमें चली जाती है? फरक्का से ही यह नदी चली जाती है बांग्लादेश में। और फरक्का से जब बांग्लादेश में जैसे ही यह गंगा नदी प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम बदल जाता है, गंगा से
पद्मा पड़ जाता है, यानी कि इस नदी को हम भारत में गंगा के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये बांग्लादेश में जाती है तो ये नदी किसके नाम से जानी जाती है, यह नदी का नाम बदल जाता है और इस नदी का नाम पद्मा पड़ जाता है। यानी आपसे कोई पूछे या प्रश्न आए कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद यहां से जो है ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आ जाती है। कौन सी नदी, यही ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी आकर के किस देश से मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो मैं पढ़ाऊंगा अभी बतलाऊंगा मैं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी गंगा में आकर के यानी कि पश्चिम बांग्लादेश में आकर के मिल जाती हैं। और जब जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी मिलती हैं और जब यह तैयारी करती हैं कहाँ पे जाने के लिए, बंगाल की खाड़ी में जा करके, हिंद महासागर में ही बंगाल की खाड़ी है, और जैसे ही तैयारी करती हैं कि बंगाल की खाड़ी में हमको जा करके अब नष्ट हो जाना है, तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना। इसी गंगा का अब नाम पड़ गया मेघना नदी। कौन सी नदी, मेघना नदी। तो आप आज समझ लिए कि गंगा नदी प्रणाली क्या है और मैं कौन कौन सी नदियां जो हैं इस गंगा नदी में आकर के मिलती हैं, सभी चीजों को